आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में समझेंगे। क्योंकि हम लोगों ने हर सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, लिख लिया है, इसलिए किताब सब तुम सब बंद कर दो। लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्योंकि रिवीजन क्लास है तो सिर्फ रिवीजन करना, सिर्फ सुनना है, हल्ला नहीं करना। तो देखते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ राजा शासन करेगा। राजतंत्र यहाँ कैसा था? निरंकुश था। निरंकुश का मतलब होता है कि राजा पे कोई भी अंकुश न हो। राजा अत्याचारी था, राजा जनता की बात नहीं सुनता था, ऐसा राजा था। और यहाँ पर कौन सा वंश चल रहा था? तो बुर्बो वंश। बुर्बो वंश हम लोग लुई 14वां से पढ़ते हैं मेनली। फ्रांस की क्रांति में लुई 14वां से पढ़ते हैं, क्रांति की शुरुआत से। तो लुई 14वां तक ठीक ठाक शासन था, लेकिन इसका भी दिमाग थोड़ा गजब टाइप का था। अगर कोई दो भाई आपस में झगड़ा करके इसके पास आता था तो उसको मृत्यु दंड दे देता था। अगर कोई बलात्कारी आता था तो उसको कहा जाता छोड़ दो इसको। ऐसा था इसका दिमाग, खजल था इसका पूरा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पूरा चला। इसके बाद जो राजा आया लुई 16वां, इसका शादी जो हो गया ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी था मेरी एंटोनेट, इससे इसकी शादी हो गया। ये मेरी एंटोनेट जो था ये बहुत खर्चा करती थी, बहुत पैसा उड़ाती थी, इतना खाती थी और सब बर्बाद करती थी। इतना पैसा उड़ाती थी कि इसी के कारण फ्रांस में क्रांति हुआ था। इसी के कारण समझिए। पहले हम सामाजिक बारे में चर्चा कर लेते हैं, फ्रांस का समाज कैसा था। फ्रांस में जो समाज था, समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट को में पादरी आते थे, और दूसरा स्टेट में कुलीन आते थे, और तीसरा स्टेट में सर्वसाधारण आते थे। साधारण। अब पादरी क्या होता है? ईसाइयों का धर्मगुरु जो होता था उसे पादरी कहते थे। कुलीन, जमींदार सबको कुलीन कहा जाता। और सर्वसाधारण में सब कोई, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर हो गया, मजदूर हो गया, किसान, सब इसी में आ गया। 90% जनसंख्या इसका था, और ये दोनों मिला के था 10% जनसंख्या। लेकिन ये दोनों को विशेषाधिकार प्राप्त था, विशेषाधिकार प्राप्त था। राजा का ये सब चहिता था। टैक्स जो देता था, टैक्स सिर्फ यही देता था, सर्वसाधारण। ये टैक्स नहीं देता था, समझिए। ज़मीन सब इसके पास, और टैक्स देता था ये सब। यहाँ समाज के बारे में बता दिए। अब देख लेते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जो था, वहाँ पर टैक्स जो लेता था किसानों से भूमि कर जो टैक्स लेता था, उस टैक्स का नाम था टेले। और जो धार्मिक कर लेता था, इसे बहुत ज़्यादा लेता था, और सर्वसाधारण से लेता था। धार्मिक कर जो था वो था टाइट। बौद्धिक कारण देख लेते हैं। बौद्धिक कारण का मतलब होता है कि उस देश में बुद्धिजीवियों द्वारा क्रांति को कैसे फैलाया गया। तो वहाँ पर बुद्धिजीवियों जैसे मॉन्टेस्क्यू किताबों के द्वारा फैलाता है, अपना कोई रचना लिखता है। मॉन्टेस्क्यू का रचना है विधि की आत्मा। इसी की विधि की आत्मा में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। शक्ति पृथक्करण का मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों की अलग अलग शक्ति और तीनों अलग अलग कार्य करेगी, इसी में दिया गया। उसके बाद दिदरो की भी रचना है, इंसाइक्लोपीडिया, वृहत ज्ञान कोश। रूसो ने सामाजिक संविदा नामक पुस्तक लिखा था, सामाजिक संविदा। वाल्टेयर ने चर्च और राजतंत्र के दोष को उजागर किया था। ये था आर्थिक कारण, ये था बौद्धिक कारण। अब कैसे क्रांति हुआ ये देखते हैं। ये जो मेरी एंटोनेट थे, हम आपको पहले बता दिए, बहुत खर्चा करते थे, खर्चालू थी औरत, इसलिए इसका नाम मिसेस खर्चालू रखा गया था, के नाम से जाना जाता था। ये इतना खर्चा किया कि वहाँ पर राज दरबार में पैसे की कमी आ गया। फ्रांस का राजा के पास पैसे कम पड़ गया। अब फ्रांस के राजा जो था लुई 16वां, मंत्रियों से बात किया कि कई पैसा है भी नहीं, कि अब कैसे चलाएंगे, कैसे हम लोग जिएंगे, पत्नी को कैसे पैसा देंगे, ये जो इतना खर्चा करती है। तो वहाँ का मंत्रियों सब ने बोला कि अब टैक्स और लगाइए, आप टैक्स और लगाइए। टैक्स लेता था किससे? सर्वसाधारण से। तो बोला कि और इस पर टैक्स लगाइए। तो टैक्स लगाने के लिए बैठक होगा तब ना, पास होगा तब ना। तो वहाँ पर बैठक 2 प्रकार से होता था। एक बैठक दूट होता, एक पार्लियामेंट का बैठक होता था, एक होता था जनरल स्टेट का बैठक। ये जो पार्लियामेंट का बैठक था, इसमें पादरी, कुलीन और राजा शामिल होते थे। पादरी, कुलीन और राजा
इसमें जनरल स्टेट में ये तीनों स्टेट, पादरी, कुलीन, सर्वसाधारण और राजा, तीनों शामिल होता था। राजा जानबूझ के उस बैठक नहीं बुलाता था और 175 साल तक नहीं बुलाया था, 1614 में ही बुलाया था। लेकिन अब के बाद तो टैक्स लगाएगा, टैक्स तो इस पे लगना है, तो इसका तो बैठक बुलाना ज़रूरी है। तो जनरल स्टेट का बैठक की घोषणा करता है, वो बैठक बुलाता है 5 मई को 1789 को, 5 मई 1789 को जनरल स्टेट का बैठक। 175 साल बाद बैठक बुलाया था, साल बाद बैठक बुलाया था। और इस बैठक में पादरी से 300 सदस्य शामिल होते हैं और कुलीन से 300 सदस्य और सर्वसाधारण से 600 सदस्य। अब राजा क्या कहता है कि जो इसमें वोट अति होगा, मत अधिकार, मतों से जो गिनती होगा, वोटिंग जो होगा वो स्टेट वाइज होगा। स्टेट वाइज का मतलब पादरी 300 मिलकर एक वोट देगा और कुलीन भी 300 मिलकर एक वोट देगा और ये सर्वसाधारण भी 600 मिलकर एक वोट। राजा का कहना था कि स्टेट वाइज वोट होगा, मतलब ये दोनों, अगर एक दोनों तो राजा को चाहते, ये दोनों मिल जाएगा, एक एक हो गया 2, ये हार जाएगा, इसके विरुद्ध में हो जाएगा टैक्स पारित। लेकिन सर्वसाधारण के लोग क्या कहते थे, नए स्टेट वाइज नहीं होगा, सदस्य वाइज वोटिंग होगा। मतलब 300 सदस्य वोटिंग करेगा, यहाँ भी 300, ये 600 सदस्य वाइज होगा तो इसको फायदा हो जाएगा, चूँकि 300 दोनों को जोड़ेंगे तब इसके लिए इसके बराबर होगा, ये इसके लिए उतना काफ़ी है। तो सर्वसाधारण के लोग कहता था कि सदस्य वाइज हो वोटिंग और राजा कहता था स्टेट वाइज हो वोटिंग। इसी में सर्वसाधारण के लोग गुस्सा गए, बोले नहीं, राजा की बात नहीं मानेंगे और भाग गया, वहाँ से भाग गया। और 20 जून को एक सभा बुलाई, 20 जून 1789 को सर्वसाधारण लोग सब सभा बुलाई। ये सभा टेनिस कोर्ट के मैदान में बुलाया, टेनिस कोर्ट है फ्रांस में, वहीं पर एक सभा बुलाई टेनिस कोर्ट के मैदान में 20 जून को सभा। और यहाँ पर सर्वसाधारण लोग सब ने जनरल असेंबली का स्थापना किया। जनरल असेंबली बोला अब राजा सबका बात नहीं मानेंगे, हम लोग अपना कानून पारित अपना जनरल असेंबली में पारित करेंगे और पास करेंगे, यहीं से फ्रांस का शासन होगा। ये सब जनरल असेंबली बनाए और बोला अब तो लेकिन राजा तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, विद्रोह किए हैं राजा तो छोड़ेगा नहीं। तो बोला कि राजा हम लोग को पकड़ के वास्तिल का जेल है फ्रांस में, बहुत चर्चित जेल है वास्तिल का जेल। जितना भी क्रांतिकारी था फ्रांस में, जितना भी राजा के विरोधी था, सबको इसी वास्तिल का जेल में बंद कर देता था। तो सर्वसाधारण लोग सब बोले कि नहीं, पहले ही जेल को तोड़ने, तो हम लोग को भी यही वास्तिल का जेल में बंद कर देगा। तो ये सब लोग ने इस वास्तिल का जेल को तोड़ने का ऐलान कर दिया कि इतना तारीख को हम जेल तोड़ेंगे। राजा को भी चुनौती दे दिया, इतना तारीख को हम जेल तोड़ेंगे। ये तारीख था 14 जुलाई 1789 को, बोला इतना तारीख को हम जेल तोड़ेंगे। राजा भी अपना पूरा इसमें शक्ति झोंक दिया, पूरा सैनिक इसमें बैठा दिया, कैसे जेल तोड़ लेगा। लेकिन जनता के सामने कोई टिकता है, जनता जब आती है ना सिंहासन को खार के फेंक देती है। और जनता वही हुआ, जब 14 जुलाई को जनता आई सड़कों पे तो ये वास्तिल का जेल को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। और जनता ने कहा अब राजा ताजा शासन नहीं करेगा, हम शासन करेंगे। इसलिए 14 जुलाई को ही फ्रांस में मुख्य तिथि बनाते हैं, फ्रांस का मुख्य तिथि यही 14 जुलाई है। अब यहाँ से देखते हैं हम क्रांति के चरण, मिटाने दीजिए। इसके बाद तो राजा को हटा देता है। अब देखते हैं क्रांति के चरण। क्रांति का चरण कैसे कैसे हुआ। क्रांति के चरण, क्रांति के चरण 4 चरण है। पहले 1789 में हुआ ही 14 जुलाई को, तो पहला चरण जो है 1789 से लेकर 1792 तक, इसको कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र इस चरण को। इसमें क्या हुआ, बहुत से लोग सब ने बोला कि नहीं नहीं राजा को रहने दो, राजा का कोई दोष नहीं, राजा को रहने दो, राजा लुई सोलमा को रहने दो। लेकिन फ्रांस को जो शासन चलेगा उस शासन चलेगा संविधान से, इसलिए 1791 में संविधान बनाया। बोला इस संविधान से चलेगा फ्रांस का शासन, लेकिन राजा भी रहेगा, इसलिए इसको कहा जाता है राजतंत्र भी रहेगा और संविधान से शासन चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, इसमें बांट दिया, एक सक्रिय नागरिक, एक निष्क्रिय नागरिक। अब सक्रिय क्या होता है, बोला जो टैक्स देता है वो हो गया सक्रिय नागरिक,
जो टैक्स नहीं देता है वो हो गया निष्क्रिय नागरिक, और इसको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं दिया निष्क्रिय को। बोला तुम टैक्स नहीं देता है इसका मतलब तुम देश के बारे में नहीं सोचता है, इसलिए तुमको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे। सक्रिय ये वोट देता है, ये मतलब देश के बारे में सोचता है, इसको वोट देने का अधिकार देंगे। तो यहाँ भी बांट दिया, मध्यम वर्गीय सब ने, सर्वसाधारण के लोगों ही ने बांट दिया, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। बोला तुम पढ़ा लिखा नहीं होता है, तुम टैक्स नहीं देता है, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे। इसके बाद क्या होता है, दूसरा चरण चालू होता है। 1792 तक ही चलन चालू हुआ। 1792 से 1794 तक उग्र गणतंत्रवाद का चरण चालू होता है। उग्र गणतंत्रवाद, इसमें बहुत सब लोग बोला कि राजा क्यों रहेगा, राजा ने इतना अत्याचार किया है, राजा को नहीं रहने देंगे, राजा को शासन करना ही नहीं देंगे, राजा रहबे नहीं करेगा। तो दो ठो पक्ष में बढ़ गया इस समय फ्रांस में। एक ठो था राज पक्षधर, जो राजा का पक्ष धरता था कि राजा शासन करेगा, राजा रहेगा। एक था रेडिकल कहता था कि राजा नहीं रहेगा, एक कहता था राजा रहेगा, एक कहा कि राजा नहीं रहेगा। इसी का ज़्यादा प्रभुत्व हो गया। तो इसका एक तो जैकोबियन, इसी रेडिकल में एक जैकोबियन क्लब था, और जैकोबियन क्लब का एक सदस्य था रॉबस्पियर। ये तो पूरा हरकम मचा दिया। ये बोला जो राजा का कार्य का है, ये बोला जो राजा का सपोर्ट करेगा, राजा को कहेगा कि राजा रहेगा, उसको गिलोटिन चढ़ा के मार देंगे। गिलोटिन क्या होता है, तो ऐसे धारदार रहता है, उसमें मुर्गा तर में दे देता है, वो गिरा देता है, वो सीधा मुर्गा कर देता है, उसको कहते हैं गिलोटिन। वहाँ पर यही दंड देने वाला प्रसिद्ध था। तो बोला रॉबस्पियर जो राजा को सपोर्ट करेगा, बोलेगा राजा रहेगा, उसको गिलोटिन चढ़ा के मार देंगे। और ये 11 माह में, मात्र 11 माह में 27,000 लोग से अधिक आदमी को मार दिया, 27,000 से ज़्यादा आदमी को मार दिया रॉबस्पियर। इसलिए इसके काल को कहते हैं आतंक का राज। इसने आतंक का राज मचा दिया, पूरा हरकम मचा दिया, सब लोग डरने लगा। इसने राजा को भी नहीं छोड़ा, राजा को लुई 16वां को पकड़ लिया, लुई 16वां को भी पकड़ के बोला इसने भी जनता पर अत्याचार किया है, इसको भी पकड़ के इस पर भी गिलोटिन चढ़ा दिया, इस पर गिलोटिन चढ़ा के मार दिया लुई 16वां को भी। अब लोग सब परेशान हो गया, चला ऐसा नहीं चाहिए हम लोग को, ये तो पूरा मार काट करता है। इसलिए इसको कहा गया उग्र गणतंत्र। उग्र मतलब मारपीट का गणतंत्रवाद सपोर्ट करता है, गणतंत्र मारपीट। अब लोग परेशान हो गए, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए, ये तो पूरा मारपीट करता है। हम भी कभी राजा के बारे में बोल देंगे, सपोर्ट कर देंगे, हमको भी गिलोटिन चला देंगे। अब ऐसे भी करता था। तब सब नागरिक ने सोचा इसको हटाना है, तो इसको ही बाद में 1794 में इसको ही गिलोटिन चढ़ा के मार दिया। अब दूसरा चलता है चरण, क्रांति का दो चरण हो गया, अब तीसरा चलेगा। इसको ही गिलोटिन चढ़ा के मार दिया 1794 में। आप फ्रांस का जो था ना नागरिक सब, लोग सब, उसने बोला कि ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को मारपीट। अब तीसरा चरण चालू होता है 1794 से लेकर 1799 तक। इसको कहते हैं उदार गणतंत्रवाद। बोला हमको शांति से शासन चाहिए, उदार गणतंत्रवाद। अब वहाँ का जनरल असेंबली जो बनाया था उसने 5 डायरेक्टर नियुक्त किया, बोला यही 5 डायरेक्टर शासन करेगा। और 1795 में नया संविधान भी बनाया, नया संविधान बोला। अब बोला कि यही 5 डायरेक्टर शासन करेगा। इसी 5 डायरेक्टर में एक था नेपोलियन बोनापार्ट। बाद में यही नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, ये जनता को पूरा जनता में पूरा पॉपुलर हो जाता है और ये 5 डायरेक्टर को समाप्त कर देता है। और दूसरा तब चरण चालू हो जाता है 1799 से 1814 तक। इसको कहते हैं तानाशाही का काल, साम्राज्यवाद। नेपोलियन बोनापार्ट। और ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि ये 5 डायरेक्टर शासन नहीं करेगा, अब 3 काउंसिल होगा, ये 3 काउंसिल ही शासन करेगा। पहला काउंसिल मैं हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट मैं हूँ। और इसने जनता को कैसे लिया है, इसने फ्रांस की क्रांति को जो नारा था इसी ने दिया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये फ्रांस की क्रांति का नारा है, यही नारा हम लोग भी अपना संविधान में लाए। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, समानता होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और सबके साथ समान व्यवहार, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विशेष अधिकार प्राप्त था ना पादरी और कुलीन को, बोला किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा, सबके साथ समान व्यवहार कर। जनता पूरा इसके साथ हो गया, अरे ऐसा नहीं चाहिए हमको। स्वतंत्रता, बोला सबको स्वतंत्रता है, अपना राजा चुनने का हक है,
पूरा जनता खुश हो गया। बंधुता बोला सब भाईचारे के साथ रहो, मिलजुल के रहो, सब मिलजुल के। और ये जब नारा दिया तो सब जनता, फ्रांस की जनता नेपोलियन बोनापार्ट को अपना मसीहा मानने लगा और सब जनता इसी के साथ में हो गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट को सब शक्ति आ गया, यही बाद में तानाशाही करने लगा और साम्राज्यवाद का विस्तार करने लगा। यही बंधुता से इसने भाव दिया, एकीकरण का भाव, एकीकरण की भावना। बोला सब एक हो जाना है, सबको एक करना है। तो यूरोप में जो एकीकरण का भावना आया यहीं से आया था, फ्रांस की क्रांति से। इसी ने नेपोलियन बोनापार्ट ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के लिए मर मिटने की भावना, अपने देश के लिए कुछ भी। ये बोला कि अपने देश के लिए राजा तजा को छोड़ना नहीं, मार दो, अपने देश सबसे आगे है और राजा तजा बीच में नहीं आता है। तो ये राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में, सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद, एकीकरण की भावना नेपोलियन बोनापार्ट ने ही दिया। अब सब जगह से इसको नेता आने लगा, यूरोप के हर एक देशों से। आइए ना हमारे यहाँ राजा समानता नहीं लाता है, स्वतंत्रता नहीं लाता है, बंधुता की भावना नहीं लाता है। आइए हमारे यहाँ। सब नेपोलियन बोनापार्ट पूरा यूरोप में प्रसिद्ध हो गया, सबसे पॉपुलर हो गया और यह धीरे धीरे यूरोप में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चालू कर दिया और यूरोप के बहुत क्षेत्र को जीत लिया। अब इसका तो चर्चा हम दूसरे पार्ट में करेंगे जब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताएंगे। अभी हम सिर्फ फ्रांस की क्रांति के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ से विस्तार हो गया, ये 1814 तक गया था। अब नेपोलियन का हम देखते हैं कि नेपोलियन कहाँ पर विफल हो गया, उसका पतन कैसे हो गया। नेपोलियन जो था ना 1812 ईस्वी में इसने मास्को अभियान किया। मास्को अभियान रूस में है मास्को, और रूस में आप आक्रमण कर दिया 1812 ईस्वी में। जो रूस पे आक्रमण करता है वो फंस जाता है। इसके बाद हिटलर भी आता है, वो भी आक्रमण करता है रूस पे, वो भी फंस जाता है। तो रूस का जलवायु ऐसे है कि वहाँ का लोग ही को पता है कैसे रहना है, कैसे यहाँ पर युद्ध करना है, और दूसरे को पता नहीं है। जब ये 1812 में यूरोप के बहुत ही क्षेत्र को जीत लिया, लेकिन इसने रूस पर भी आक्रमण कर दिया। तो रूस का सम्राट ने अपने सैनिक को पीछे बुला लिया, ये अंदर जाते रहा, और जब मास्को तक पहुंचा तो ये उसके बाद ये फंस गया वहाँ सैनिक, वहाँ की ठंड के वजह से बहुत इसको नुकसान हुआ, पूरा नुकसान हो गया। इसकी शक्ति कमज़ोर हो गया पूरा। पहले ही पूरा सर उठा के देता था, इस 1812 में जो मास्को अभियान हुआ इसका शक्ति पूरा कमज़ोर हो गया। और इसी का लाभ उठा के जितना भी यूरोप में राजा सब था, चूँकि राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा था, एकीकरण की भावना दे रहा था, गणतंत्र का भावना दे रहा था, तो राजा सबका तो राजतंत्र समाप्त होने वाला था। तो जितना भी राजा था बोला यही मौका है नेपोलियन का घेरने का। और सब राजा जितना भी देश का, जिम्मान इंग्लैंड का राजा हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, रूस हो गया, इस सब का राजा सब मिल गया और आपस में समझौता करके नेपोलियन के विरुद्ध आ गया और युद्ध हुआ दोनों में। 1813 ईस्वी में लिपजिंग का युद्ध हुआ। इधर से नेपोलियन, इधर से सब मिल गया। बोला राजतंत्र को समाप्त करने वाला है नेपोलियन, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए नेपोलियन को समाप्त करना जरूरी है। तभी हम लोग अपना राजतंत्र, राजा का शासन करते रहेंगे, राजा बनते रहेंगे, हमारा बेटा सब बनते रहेगा। दोनों में युद्ध हम बताए कि 1812 मास्को अभियान के कारण नेपोलियन की शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। अगर ये मास्को अभियान नहीं करता इसके लिए सबको फरिया लेता, लेकिन मास्को अभियान के कारण इसकी शक्ति कमज़ोर हो गया। ये सब मिल के इसको हरा दिया नेपोलियन को। और नेपोलियन को लिपजिंग का युद्ध में जब नेपोलियन हारा तो इसको एब्बा द्वीप पर कैद कर लिया, लेकिन ये रुकने वाला है। एब्बा द्वीप से मात्र 10 माह में ही भाग गया, वहाँ से 10 माह में वो भाग गया और फिर से अपना विस्तार चालू कर दिया साम्राज्यवाद का। फिर से यूरोप में साम्राज्यवाद का, अपना साम्राज्य का विस्तार करना चालू कर दिया। फिर से एक युद्ध होता है, फिर से ही मिलता है, फिर से कहता है, फिर से नेपोलियन को हरा। और 1815 में वाटरलू के मैदान में युद्ध होता है। वाटरलू कहाँ? बेल्जियम में। इसमें फिर युद्ध होता है, यही सब मिलके फिर नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन की फिर हार हो जाता है और इसको अब की बार सेंट हेलेना द्वीप पर बंद कर लेता है। हेलेना द्वीप पर इसको बंद कर देता है और यहीं से नेपोलियन का पतन हो गया। तो यहाँ से जो यहाँ तक पढ़े, वहाँ से 1799 से यहाँ तक इसको कहते हैं नेपोलियन का युग। अब यहाँ से पतन हो गया। अब जितना भी राजा था इस सब का, देश का राजा इस सब का था, फिर से अब यूरोप में राजतंत्र का प्रसार करो, राजतंत्र को स्थापित करो।
फिर से ही राजतंत्र को स्थापित करता है। तो फ्रांस में देखते हैं फिर से कौन राजा बनता है। तो एक सम्मेलन बुलाता है ये सब देश का राजा सब, उसको कहते हैं वीना सम्मेलन। वीना सम्मेलन, वीना सम्मेलन। वीना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में है। उस समय ऑस्ट्रिया का राजा कौन था? तो मेटरनिक। और इस सम्मेलन बुलाता है और इस सम्मेलन में कहता है कि अब फिर से यूरोप में राष्ट्रवाद को ख़त्म करना है, उसको कुचल देना है और राजतंत्र को स्थापित करना है। तो फ्रांस में भी राजतंत्र को स्थापित करना है। तो फ्रांस में लुई 17वां को कहता है राजा बनने के लिए, लेकिन वो कहता है हम नहीं बनबू सर। लुई 16वां गिलोटिन चढ़ा के मार को जनता हम नहीं बनबू सर, ऐसे जीवन जीवो आम जीवन। तो लुई 17वां नहीं बनता है, लेकिन लुई 18वां तब राजा बनता है। राजा है लेकिन शेर है, राजा का मतलब शेर है लेकिन कुत्ता जैसा व्यवहार करके जिया। तो जनता ने इसको बस रहने दिया, बहुत बढ़िया से किया शासन। लेकिन इसके बाद जो आया राजा वो था चार्ल्स एक्स, और इसने अपना प्रधानमंत्री पोलीगुनेक को बनाया। पोलीगुनेक को चार्ल्स एक्स बोला हम राजा है, अर्थात शेर है और शेर की तरह जिएंगे ना कि कुत्ता के भांति। तो ये फिर से एक 4 अध्यादेश लाया। जनता क्या समझ लिया है, हम राजा है, राजा की तरह जिएंगे, शेर की तरह। ये 4 अध्यादेश लाया और फिर से जनता पे सर्वसाधारण पे टैक्स जोड़ दिया। फिर से जनता पे टैक्स लगा दिया। जनता को रूप तरा फिर तरह गिलोटिन चढ़ी वो। तो जनता ने 25 जुलाई 1830 को फिर पेरिस की सड़क पे पूरा जमा हो गया। बोलो अब की बार तुम्हारा गिलोटिन चढ़बो तो रहे, अब की लेजबो गिलोटिन चढ़। लेकिन चार्ल्स एक्स भाग गया इंग्लैंड, डरे से, सारा डरे से भाग गया। बोला तुम शेर है, डरे से भाग गया इंग्लैंड। तो इस क्रांति को कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। इसी दिन ही चार्ल्स एक्स भाग गया। जुलाई 1830 की क्रांति में चार्ल्स एक्स भाग गया। ये जुलाई 1830 की क्रांति हो रहा था, जिसमें फ्रांस का जितना भी लोग था सब सड़कों पे आ गया था क्रांति करने के लिए। इसके बाद यहाँ फ्रांस में दूसरा वंश का शासन आता है। बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो जाता है। बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो जाता है। अब दूसरा वंश आता है आर्लीहेंस वंश। आर्लीहेंस वंश, और इस वंश का शासक राजा बनता है लुई फिलिप। और इसने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है, गीजो को। अब लुई फिलिप भी 18 साल तक शासन किया, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। बेरोजगारी चरम सीमा पे, पूरा मंदी पड़ गया, मतलब खाने के लिए नहीं जुटता था पूरा, इतना इसके समय में हो गया लुई फिलिप के समय। तो जनता इससे भी परेशान हो गया। जनता बोला इसको भी हटाना है, अभी राजा ताजा शासन नहीं करेगा। तो जनता फिर से एक क्रांति आता है, सड़क पे आता है, पेरिस की सड़क पे, और फिर से क्रांति करता है, जिसको कहते हैं 1848 की क्रांति। और अब की बार फिर ही भाग जाता है डरे से, गिलोटिन चढ़ाने के डर से फिर भाग जाता है इंग्लैंड। ये भी भाग जाता है इंग्लैंड। और जनता बोलती हैं अब हम लोग राजा को शासन करने ही नहीं देंगे, मतलब राजतंत्र नहीं होगा फ्रांस में, अब गणतंत्र होगा, संविधान के अनुसार शासन चलेगा, राजा ताजा नहीं होगा। तो फ्रांस की अंतिम क्रांति यही था, 1848 की क्रांति। अब इसके बाद फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया, जनता सब गुस्सा आ गया, तो पूरा बोला हम ही लोग शासन करेंगे। तो यही था फ्रांस की क्रांति। और देखिए यहाँ तक के काल को 1815 में 15 से 1848 जो था नेपोलियन का पतन हुआ, उसके बाद 1848, इस युग को कहते हैं मेटरनिक युग, मेटरनिक का युग। ये हुआ फ्रांस की क्रांति। अब हम लोग कल देखेंगे इटली और जर्मनी का एकीकरण। रहने देते हैं आज।